पहली बात तो इस बार हज के एक्टिविटीज़ में, हज 2024 के एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं सका, क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा है, उसमें मेरी मसरूफियत कहीं और है। पार्टी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ में होने के नाते मुझे दिल्ली में रहना और देश भर में घूमने का मौका भी मिल रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सका। लेकिन हमारी हज कमेटी, नई कमेटी ये सरकार आने के बाद बनी थी। हज कमेटी का चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने की वजह से वो इलेक्शन हुआ नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद उसका इलेक्शन भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ का स्टाफ और हज कमेटी के सारे मेंबर्स अपने अपने तौर पे, और वॉलंटियर्स जो हर साल काम करते हैं, कुछ नए वॉलंटियर्स भी मिल के जो कुछ भी खिदमत कर सकते हैं वो यहाँ पे पिछले 1.5-2 महीने से लग के जो है वो शुरुआत से तैयारियाँ करना, यहाँ के स्टाफ के साथ मिलके यहाँ के एम्बार्कमेंट पॉइंट से जाने के, दूसरे हैदराबाद से और बॉम्बे से जाने के पॉइंट से उसका कोऑर्डिनेशन करना, ये सब भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। 10,168 जो हाजियों का जो कोटा हमें मिला है, तो उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 7,500, 7,500 के आसपास हाजियाँ जा चुके हैं। और दूसरे जो पॉइंट्स हैं हैदराबाद और मुंबई एम्बार्कमेंट पॉइंट से भी काफ़ी लोग जा चुके हैं। अभी 6 मेरे ख्याल से फ़्लाइट्स बाकी हैं। 29 फ़्लाइट्स उड़ चुके हैं, 6 फ़्लाइट्स अभी बाकी हैं। तो इसके कैंसिलेशन के भी हमारे जो 1900 कैंसिलेशंस हुए थे, उस कैंसिलेशन के अगेंस्ट में भी उतने ही हमारे एक्स्ट्रा सीट्स हमें मिले हैं, और एक्स्ट्रा हम पूछ भी रहे हैं। 150 मेरे ख्याल से 133 कल हज कमेटी में यहाँ के हज कमेटी मेंबर भी जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे के पासपोर्ट सब भी जमा करके आए हैं। मैं भी CEO को कई बार बात किया हूँ, तो कल करीब 50 सीट्स और क्लियर किए हैं। अभी 100 सीट की हमारी डिमांड है। 2 दिन जो फ्लाइट जा सकते हैं उसमें और 100 लोग जा सकते हैं, उसका भी हम लोगों ने डिमांड किया है कि 100 और सीट्स हमें दे दें ताकि हमारे लोगों को एडजस्ट कर सकें। फेज़ 2 वाला भी शुरू होगा, उसमें भी हम लोग डिमांड करेंगे, बात करेंगे। चिट्ठी जो है हमारे CEO साहब लिखे हैं, हमारे मिनिस्टर उनको 2-3 टाइम बात किए हैं, मैं 3-4 टाइम बात किया हूँ। मैं वहाँ पे मिनिस्ट्री में बख्शी साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उनको भी बात किया हूँ। अब मैं लेटर भी लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा सीट्स के लिए, तो वो इंशाल्लाह उसमें मैक्सिमम जितना मिलेगा वो मिलेगा, उसमें हम उनको भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इंतज़ामात यहाँ पे हैं, तो वॉलंटियर्स और बहुत सारे लोग जो हमेशा करते हैं, वो लोग सब मिल के हज कमेटी के जो नए मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके बढ़िया तरीके से इंतज़ाम करके इस बार भेजने की कोशिश किए हैं। और क्योंकि ये कोई इसमें पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिकल गेन्स के लिए काम कोई करने का मामला इसमें नहीं रहता है। इसमें एक खिदमत का मामला रहता है, हाजियों की खिदमत करने का। और ये हम लोग को आज उन लोगों को भी याद करना जो इसका फाउंडेशन डाले हैं। मुझे हिंदुस्तान में कई जगह जाने का मौका मिला, हज कमेटी के लोगों के साथ मेरा राब्ता है। पटना गया था, लखनऊ गया था, मुंबई गया था, कई जगह उन लोगों से बातचीत होती है, उनके इंतज़ामात को देखने का भी मुझे मौका मिला। तो जिस तरह से बेंगलोर में, कर्नाटका में जिस तरह से यहाँ के मुस्लिम लीडरान मिल के इसका जो फाउंडेशन डाले हैं, और उस कल्चर को जो हम आगे, जो हमारे नौजवान लोग भी और अभी जो हमारे MLA MLCs MP हैं, सब मिल के लोग जो है एकजुट होके इसमें जो सारे लोग जो लग जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं और इस तरीके का इंतज़ाम कहीं और करते हैं। ना इस तरीके का हज भवन है, ना इस तरीके के इंतज़ाम करते हैं। तो उन लोग को भी हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। और ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आगे हम लोग को बढ़ाना है, ताकि आने वाले जनरेशन को भी एक मिसाल रहे कि हम किस तरह से हमारे हाजियों को अंजाम दें, हाजियों की खिदमत करना है, और किस तरह से हम लोग को जो हमारे मजहबी जो फंक्शंस होते हैं, मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे इस्लाम के तौर तरीके से जो कुछ भी जो काम को अंजाम देना है, उसको कैसा हम लोग को लेके आगे बढ़ना है, तो उनके लिए भी एक मिसाल रहेगा। इसके अलावा जो है मैं आप तमाम लोगों के से मैं गुजारिश भी करूँगा कि
आप लोग जो हमारे फॉर्मर हज कमेटी के चेयरमैन थे जनाब इकबाल अहमद सरडी साहब, वो 3 साल ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन थे, एमपी थे, एमपी के साथ में ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन थे। उनके साथ बहुत करीबी से मुझे काम करने का मौका मिला था। ऑल इंडिया हज कमेटी में जब वो चेयरमैन थे तो मैं बहुत काम उस टाइम पे हज कमेटी में किया था। कल उनका गुलबर्गा में इंतकाल हुआ है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। मैं कल वहाँ पे पहुँचा था गुलबर्गा में, 2 टाइम एमपी, 1 टाइम एमएलसी, वहाँ के सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन के वो काम किए थे। तो उनके लिए हम लोग सबको दुआ करना चाहिए और जो याद भी करना चाहिए। और यहाँ पे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो हज कमेटी के नए मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ का स्टाफ जो काम कर रहा है, उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो लोग बिना कोई सेल्फिश मोटिव के, बिना कोई कंट्रोवर्सी के इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा मोटी बात इधर उधर होती है, उस चीज़ को हम लोग को नज़रअंदाज करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो रूम सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। तो हज कमेटी की तरफ से जो सिलेक्शन जाता है, सिलेक्शन करने के लिए जो टीम जाती है, उसमें पूरी रियासत के जिम्मेदारों को भी लिया जाना चाहिए ताकि अपनी अपनी रियासतों के सिलेक्शन ठीक से हो सके। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया 2014 तक जिस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया चलाया जाता था, उसके फंक्शनिंग में जो बदलाव आया है, जो नए नए रूल्स जो एनडीए की सरकार आने के बाद जो आए हैं, उसको हम लोग बड़ी क्लोजली वॉच किए हैं। हम लोग टाइम टू टाइम इंटरवीन करने की कोशिश भी किए हैं। लेकिन आपको पता है ना एनडीए सरकार का रवैया कैसा होता है। कोई भी कोऑपरेशन उनकी तरफ से नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से नहीं होता है। और हज वाले मामले में बल्कि जो है उल्टा हज कमेटी के ख़िलाफ़ कैंपेन बाकायदा चलाया जाता है कि जो है इसमें जो हाजी होते हैं उनको फिनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करके। तो उनके एजेंडा में हज कमेटी और वक्फ बोर्ड ये सब है ही नहीं। तो उसको उनसे हम लोग को किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन करना मुझे लगता है कि कोई फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। लेकिन अभी मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मुझे लग रहा है कि सरकार में काफ़ी सरकार चेंज होने वाली है। 2 फेज़ का इलेक्शन और बाकी है। हमें उम्मीद है कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। अगर हमारी सरकार बनी और हम लोग सरकार में आए तो ये जितने भी इसमें चेंजेस करना, जितने भी इंक्लूजन्स कराना, जितने भी नए रूल्स लाना, जितने भी उसमें सुधार लाना, तो हम लोग सारे स्टेट के जो हज कमिटीज़ हैं उनको बुला के एक टाइम बातचीत करके उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस ही बहुत सारे चीज़ें और उनके सजेशन, उनका एडवाइस पूरा लेके जो भी बदलाव करना हम बदलाव करने की कोशिश करेंगे। सब्सिडी कैंसिल कर दी गई थी मोदी गवर्नमेंट में, क्या उसे दोबारा रिवॉल्व करेंगे? तो मैं उस चीज़ में अभी जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और अगले महीने 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। मैं पॉलिटिकल बातचीत में नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ये मैं कहना चाहूँगा, सब्सिडी के नाम पे जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद किसी एक टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा एक सियासी सवाल, परिषद के इंतखाबात होने वाले हैं काउंसिल के, उसमें तकरीबन 7 या 8 जगह खाली होने वाली है। उसमें मुसलमानों को कम से कम 2 से 3 सीटें मुतालबा किया जा रहा है। क्या आप लोग कितने एमएलसी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के? हालांकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बेंगलुरु से यहीं पे सईद अहमद साहब हैं, आगा साहब हैं, और नॉर्थ कर्नाटक से इस्माइल टमाटकर हैं, बहुत सारे लोग बॉम्बे कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक से भी मुतालबा कर रहे हैं कि हर जगह, हर डिवीज़न में भी एक एमएलसी देना चाहिए क्योंकि वहाँ नुमाइंदगी नहीं है। तो इस बार क्या प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट, कांग्रेस को? देखिए, जब असेंबली इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम जब हम सीट्स पूछे थे तो उस टाइम हमें वादा किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपर हाउस में भेजेंगे, यहाँ पे काउंसिल में और ऑल इंडिया में राज्यसभा में भेजेंगे करके हम लोग से वायदा किया गया था। तो उसी के तहत हम लोग इस बार डिमांड करेंगे कि 7 में 2 मुसलमान को और एक क्रिश्चियन को हम डिमांड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसा होता। और जहाँ तक किसको देने की बात है, कहाँ देने की बात है, वो पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पार्टी जो है, पार्टी के लीडर्स की सर्विसेज कितने साल कौन कब काम किया, उससे पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ है
और किस सतह पे काम किया है, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये सारा चीज़ जो है वो सब देख के वो लोग डिसाइड करते हैं। उसमें हम इसको दो उसको दो करके हम बोल नहीं सकते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इतना होना चाहिए करके हम लोग को ज़रूर पूछना चाहिए। 2 मुस्लिम को और 1 क्रिश्चियन को हम लोग इंशाल्लाह डिमांड करेंगे। सर अभी जो है हुज्जाज कराम के लिए जो है खाने का इंतज़ाम हज कमेटी की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जो उनके साथ में जो रिश्तेदार आते हैं, जो BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से डेली जो है तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों को जो है खाने का जो है इंतज़ाम किया गया है। सर देखिए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। हर आदमी कोई मेहनत करके कंट्रीब्यूट करता है, कोई खाना खिला के कंट्रीब्यूट करता है, कोई पैसे दे के कंट्रीब्यूट करता है, कोई बसेस दे के कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई एयरपोर्ट पे जाके काम करके कंट्रीब्यूट करता है। अपना अपना कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करते हैं, कोई दुआएं करते हैं। तो मैं किसी एक आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी लोग इस काम में जो है अलग अलग तरीके से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उन तमाम उनको जो ताउन कर रहे हैं उन लोगों को अल्लाह जो है उसका अजर दे, हम ये दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सर।